जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, आज से जो हम बात करने वाले हैं, आज से हम राशियों की बात करने वाले हैं। ये जो 12 क्लासेस आएंगी, ये जो आज पहली क्लास है राशियों की, 12 राशियों की जो ये 12 क्लासेस आएंगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं दोस्तों। इन क्लासेस को अगर आपने मिस किया तो आपको एस्ट्रोलॉजी समझ नहीं आने वाली है, ठीक है? बाकी मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की टोटल 36 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास नंबर 37 है दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है, तो आपको चीज़ें समझ नहीं आने वाली। तो प्लीज़ आप इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद उन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है राशियाँ होती हैं। वैसे तो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, राशियाँ भी, प्लैनेट्स भी, हाउसेस भी और नक्षत्र भी, नक्षत्र के पद भी। लेकिन राशियों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है। ये जो 12 हाउसेस हैं, ये राशियों के बेस पे चलते हैं, अपना काम करते हैं। तो राशियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अलग-अलग राशियों के बारे में। आज हम पहली राशि यानी कि एरीज़ साइन के बारे में बात करेंगे, यानी कि मेष राशि के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से, जिसको एरीज़ साइन बोलते हैं। तो सबसे पहले सिंबल की अगर हम बात करें तो मेढ़ा जो होता है वो मेष राशि को रिप्रेजेंट करता है। उसका एनिमल आप समझ के चल सकते हैं इसको, ठीक है? एलिमेंट की बात करें तो फायर एलिमेंट होता है। मेष राशि जो है फायर एलिमेंट से जुड़ी हुई है, फायर तत्व है इसका, ठीक है? अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है। जेंडर की बात करें तो मेल जेंडर है, ठीक है? जो इसका जेंडर है एरीज साइन का वो मेल है। डायरेक्शन है ईस्ट। अब देखिए, डायरेक्शन जो है वास्तु के अकॉर्डिंग अलग-अलग राशियों की अलग-अलग डायरेक्शन होती है। यहाँ मैं हाउसेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो ये ईस्ट डायरेक्शन जो है एरीज साइन को दिखाती है। मूवेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मूवेबल साइन है, यानी कि चर राशि है। इसकी बात हमने पहले पिछले वीडियोस में भी करी थी। तो मूवेबल साइन होता है एरीज साइन, ठीक है? पृष्ठोदय, इसको पृष्ठोदय भी बोलते हैं। पृष्ठोदय क्या है ये आगे हम समझेंगे। फिलहाल आप इसको आप नोट कर सकते हो। ऑड साइन में आती है, यानी कि विषम राशि में कंसीडर होती है एरीज साइन, यानी कि मेष राशि। साइन लॉर्ड जो इसके हैं वो है मार्स, यानी कि मंगल। यानी कि एरीज राशि यानी कि मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। एग्जॉल्टेड यहाँ पे सन होते हैं। अब इसके बारे में मैं काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में कि सन जो है एग्जॉल्टेड हो रहा है, ओनर जो है मार्स है। तो क्या चीजें होती हैं, और डेबिलिटेटेड कौन होता है? सैटर्न जो है नीच का हो जाता है यहाँ पे एरीज साइन में, ठीक है? प्लेसेस, कौन से प्लेसेस दिखाती है? तो पहाड़ एरिया जो होते हैं, माउंटेन को दिखाती है। हिल यानी कि पहाड़ी जो है वो दिखाती है। जंगल, फॉरेस्ट को दिखाती है एरीज साइन, ठीक है? नेचर जो इसका है वॉरियर नेचर आप समझ के चल सकते हो कि योद्धा की राशि है, एक तरह से योद्धा में आती है। ये 159 9 जो है ना, ये वॉरियर साइन में आते हैं। और धर्म त्रिकोण 159 जो है वो धर्म त्रिकोण में आता है। देखिए, हमने बात करी थी जो हाउसेस होते हैं, ये देखिए फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, ये जो तीनों हाउस होते हैं ये धर्म त्रिकोण में आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे साइन कोई भी हो, लेकिन जब हम राशियों की बात करेंगे कि एक नंबर राशि धर्म त्रिकोण में आती है, तो एक नंबर राशि फर्स्ट हाउस में हो, चाहे 12th हाउस में हो, चाहे 6th हाउस में हो। तो एक नंबर राशि कहाँ है, धर्म त्रिकोण वाली राशि कहाँ है? तो हम बोलेंगे भाई 6th हाउस में है, तो 6th हाउस ही बोलेंगे हम, ठीक है? इसी तरह 5 नंबर राशि जो है वो भी धर्म त्रिकोण में आती है, और 9 नंबर भी धर्म त्रिकोण में आती है। दोस्तों, आज हम एरीज साइन के बारे में जब बात करेंगे तो अलग-अलग हाउसेस में क्या-क्या इम्पैक्ट होता है एरीज साइन का, जो भी हम बात करेंगे उस इधर मैंने इसीलिए 12 हाउसेस में 1-1-1-1 सब जगह लिख रखा है। हर जगह एरीज साइन को यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, और चीज़ों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि एरीज साइन के क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं एरीज साइन में। ये पहले मैं क्वालिटीज़ आपको बताऊँगा, उसके बाद में हाउसेस के साथ कनेक्ट करके आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि एरीज साइन क्या-क्या क्वालिटी लेके बैठी हुई है। तो देखिए, फास्ट डिसीजन मेकर होते हैं। एरीज वाले जो होते हैं ना, फास्ट डिसीजन मेकर होते हैं। अब एरीज साइन कहीं भी हो, फर्स्ट हाउस में हो, 9th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, जहाँ भी होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 9th हाउस में अगर एरीज साइन है, तो 9th हाउस यानी कि हमारे फादर से, यानी कि ये जो क्वालिटीज़ हैं हमारे फादर के अंदर देखने को मिलेंगी, या हमारे अंदर 9th हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें देखने को मिलेंगी। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या-क्या चीज़ें हम देखते हैं।
फास्ट इंस्टेंट सॉल्यूशन यानी कि तुरंत फटाफट समाधान चाहिए एरीज वाले को। ठीक है, तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत एक्शन लेना पसंद भी इनको होता है और तुरंत एक्शन लेना भी चाहिए। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, इम्पेशेंट होते हैं, थोड़े से बेसब्र, बेताब देखने को मिलेंगे, बहुत जल्दी बेसब्र हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं चीजों को लेके, है ना, बहुत जल्दबाजी होती है, क्योंकि देखिए एरीज साइन जो है ये एक तरह से राशियों का उदय है, क्योंकि फर्स्ट राशि है ना ये। देखिए राशियों का सफर जब स्टार्ट होता है यहाँ से, तो कहाँ खत्म होता है? 12th हाउस पे खत्म होता है। अगर हम कालपुरुष चार्ट की बात करें तो यहाँ पे 12 नंबर राशि आती है, यानी कि लास्ट जो साइन है वो 12 नंबर है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी काफी उच्च लेवल की आ जाती है ना। लेकिन यहाँ पे ये बच्चा, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाउस में क्या आता है? हमारा हमारा हेड आता है। तो यहाँ पे ये बचपना है, बहुत कच्ची उम्र है एक तरह से, मतलब अभी तो बोर्न हुआ है, बच्चा जन्म ही लिया है। तो इसी तरह एरीज साइन जो है ये शुरुआत का पहला साइन है, पहला राशि है। इसीलिए एक बच्चे की तरह है ये साइन। तो बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी सारी कुछ चीज़ें पाना चाहता है, इम्पेशेंट है, एनर्जी बहुत है। जैसे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं वो लोग। ठीक है, तो एनर्जेटिक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी शक्तिशाली है ये साइन। ठीक है, अग्रेसिवनेस भी है इनके अंदर, यानी कि आक्रामकता भी है इनके अंदर। ठीक है, करेजियस हैं, बहुत अच्छे साहसी हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस भी इनका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, फुल ऑफ एनर्जी है, पैशनेट है, यानी कि बहुत जुनूनी होते हैं ये लोग, फोकस्ड होते हैं चीज़ों को लेके, मोटिवेटेड होते हैं, परफेक्शन ज़रूर होना चाहिए इनके अंदर, अगर नहीं है तो होना चाहिए, परफेक्शन को लेके ज़रूर अपने साथ चलना चाहिए एरीज़ वालों को। ठीक है, एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर होता है इनका, डोमिनेंस करते हैं, प्रभाव अपना दिखाते हैं। ठीक है, और लीडरशिप एबिलिटी इनके अंदर होती है, वॉरियर हमने पहले ही बात करी, वॉरियर होते हैं, ये वॉरियर वाला साइन है। सेल्फ रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं ये, इनको अपना आत्म सम्मान चाहिए, इनको सम्मान चाहिए जहाँ भी ये जाएँगे। बाकी दोस्तों सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ये लोग, आत्म केंद्रित होते हैं, एरोगेंट, इनके अंदर एरोगेंट बहुत ज़्यादा, इगोइस्टिक बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली अगर एरीज़ फर्स्ट हाउस में ही है, क्योंकि देखिए एरीज़ में सन जो है एक्सॉल्टेड होता है। ठीक है? तो एरोगेंट इनको देखने को मिल सकता है, ईगो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जहाँ एरीज़ साइन होगा, उन चीज़ों को लेके आपको ईगोइस्टिक नेचर नज़र आएगा, उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में, ठीक है? मी फर्स्ट यानी कि मैं करने वाले लोग भी आपको देखने को मिल सकते हैं, एरीज़ वाले शॉर्ट टेम्पर होते हैं, बहुत जल्दी क्रोधी हो जाते हैं, गुस्सैल स्वभाव इनका देखने को मिल सकता है। बॉडी पार्ट की बात करें तो हेड आता है, ब्रेन आता है, हमारे फेशियल बोन्स जो होते हैं आते हैं, स्कैल्प हमारा आता है। डिजीज़ की बात करें तो हेडेक, पिंपल्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, देखिए जो ओवरऑल फेस आता है, फेस हम टॉरस साइन से देखते हैं, यानी कि वृषभ राशि से देखते हैं, लेकिन पिंपल्स की समस्या आप एरीज से भी देख सकते हैं। मेमोरी लॉस आपको देखने को मिल जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको देखने को मिल जाएँगी। नाइटमेयर्स यानी कि बुरे सपने भी जो हैं एरीज में आते हैं। अब दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी फास्ट डिसीजन मेकर होते हैं, ठीक है? तो फास्ट डिसीजन मेकर नेचर कहाँ होगा? देखिए अगर फर्स्ट हाउस में एरीज साइन है तो प्रॉपर वो पर्सन की पर्सनैलिटी में ही आ गया, फास्ट डिसीजन मेकर, बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन लेने वाला होगा। यही एरीज साइन अगर 4th हाउस में आता है तो ये चीज़ किस पे लग जाएगी? मदर पे लग जाएगी। यानी कि जो जातक है, जिसका पत्रिका है, जिसका ये कुंडली है, उसकी जो माता होंगी, उनके अंदर ये वाले नेचर आपको देखने को मिल जाएँगे। यही अगर 9th हाउस में होगा, तो फादर के अंदर ये सारे नेचर आपको देखने को मिल जाएँगे, यानी कि जातक का जो फादर होगा, जो पिता होगा, उसके अंदर ये नेचर देखने को मिल जाएँगे। फास्ट डिसीजन मेकर इनकी स्पाउस हो सकती है अगर 7th हाउस में एरीज़ साइन आता है तो, ठीक है? बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकती हैं वो, तुरंत डिसीजन लेने वाली, तुरंत एक्शन लेने वाली हो सकती हैं वो, ठीक है? या हो सकते हैं, अगर कोई फीमेल का चार्ट है तो 7th हाउस में अगर समझो एरीज़ साइन आ रहा है, तो उनका मेल जो मतलब जो उनके जो उनके हस्बैंड होंगे, उनके अंदर ये नेचर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा करेजियसनेस दिखाते हैं, यानी कि देखिए, अब आप समझिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी का चार्ट लेते हैं, तो अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में जो है लगन में एक्वेरियस साइन है, यानी कि कुंभ राशि जो है लगन में आती है, तो एरीज़ साइन कहाँ पे आएगा? 3rd हाउस में उनका जो है एरीज़ साइन आता है। और 3rd हाउस में उनके एरीज़ साइन आती है, यानी कि जो 1 नंबर जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, वो 1 नंबर यानी कि एरीज़ साइन जो है अमिताभ बच्चन जी के 3rd हाउस में आता है। तो 3rd हाउस क्या दिखाता है? हमारे एफर्ट्स को दिखाता है, यानी कि पैशनेट हैं वो अपने एरीज़ साइन को लेके। 3rd हाउस को उन्होंने हमेशा एक्टिव रखा है। आप समझिए 16 मूवी फ्लॉप गई थी अमिताभ जी की।
16 मूवी फ्लॉप जाने के बाद इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे एक्टर्स हुए हैं जिनकी 2-4 मूवी फ्लॉप जाने के बाद भी वो वापस नज़र नहीं आए। लेकिन इन्होंने हमेशा अपने थर्ड हाउस को एक्टिव रखा। तो इसीलिए जो 11 नंबर साइन के लगन वाले लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं क्योंकि थर्ड हाउस में जो है एरीज़ साइन आ जाता है। एरीज़ साइन अगर थर्ड हाउस में आ गया तो हमारे एफर्ट से क्या जुड़ गया? अग्रेसिवनेस में जुड़ गई, पैशन जुड़ गया यानी कि हम जुनूनी हो गए बहुत ज़्यादा अपने थर्ड हाउस को लेके क्योंकि एफर्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, तो बंदा लगातार उन चीज़ों को करता रहेगा, तो रिज़ल्ट भी लेके आएगा, तुरंत एक्शन लेना आता है इनको, ठीक है? अब देखिए थर्ड हाउस में अगर किसी का एरीज साइन है तो थर्ड हाउस तो अपने आप में ही एक्शन का हाउस है, अपने आप में ही एफर्ट का हाउस है। तो कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है अगर थर्ड हाउस में किसी का एरीज साइन है। तो फास्ट डिसीजन मेकिंग तो हम फर्स्ट हाउस से भी बात कर रहे हैं लेकिन थर्ड हाउस क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है तो ये चीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इनको हमेशा जहाँ भी एरीज साइन है वहाँ पे अपने डिसीजन को फास्ट रखना मतलब अगर कोई चीज़ हमारे माइंड में आ गई है कि हमें ये चीज़ करनी है तो तुरंत कर लेनी है। परसों करेंगे, नरसों करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे। इन चीज़ों में अगर रहेंगे तो यहाँ पे डिले हो जाएगा। फिर वो चीज़, वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि एरीज़ साइन के अंदर शनि जो है नीच का हो जाता है। तो हमें कोई चीज़ में डिले नहीं करना है। शनि क्यों एरीज़ साइन में नीच के हो जाते हैं? क्योंकि एरीज़ साइन जो है हमने बात करी यहाँ पे फास्ट डिसीजन मेकिंग का है और सैटर्न एक स्लो प्लैनेट है, जो 30 इयर्स में एक पूरा ज़ोडिएक सर्कल कंप्लीट करते हैं। ठीक है? तो इसीलिए सैटर्न जो है कंफर्टेबल नहीं है एरीज साइन में यानी कि मेष राशि में। तो इसीलिए शनि जो है मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। ये जो एरिया है ये उनके लिए अच्छा नहीं है। उनका स्ट्रॉन्ग ज़ोन कहाँ है? 7th हाउस में है, 7 नंबर साइन में है, लिब्रा साइन में है। तो इसीलिए एरीज के अंदर सैटर्न डेबिलिटेटेड होते हैं और सन जो है उच्च के हो जाते हैं। तो अगर किसी का एरीज साइन अगर लगन में है तो किन चीज़ों पे उसको काम करना है? उसको अपनी हेल्थ पे काम करना है। उसको अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करना है। बॉडी से रिलेटेड यानी कि फर्स्ट हाउस हमारी बॉडी है, बॉडी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पे अपना काम करना है। उनको लेके फुल ऑफ एनर्जी लेना है रहना है हमेशा। एनर्जेटिक रहना है उनको लेके। फ़ोकस्ड रहना है, हमेशा कभी भी फ़ोकस वहाँ से हटना नहीं चाहिए जहाँ पे एरीज़ साइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का एरीज़ साइन अगर सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस किन चीज़ों का है? सेकंड हाउस सेविंग का है, मनी का है, तो मनी से रिलेटेड चीज़ों को सेविंग अगर किसी पर्सन को करना है, तो तुरंत डिसीज़न लेना है कि भाई मुझे सेविंग स्टार्ट करनी तो आज से ही स्टार्ट करनी है। सेकंड हाउस फैमिली का भी है, तो देखिए ये जो है लीडरशिप भी दिखाती है हमारी जो एरीज़ साइन है वो लीडरशिप भी दिखाती है। ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए लिख रखी हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ उनको। तो लीडरशिप एबिलिटी भी जो है एरीज साइन दिखाता है। क्यों लीडरशिप दिखाता है? क्योंकि सन यहाँ पे उच्च का हो रहा है, मंगल की ये राशि है, यानी कि 2-2 फायरी प्लैनेट जो है जुड़े हुए हैं। तो दोनों फायरी प्लैनेट जो हैं, वो गवर्नमेंट से भी कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि 10 नंबर साइन जो है, जो वो 10th हाउस में आता है, जो कि गवर्नमेंट का हाउस है और वहाँ पे मंगल उच्च का होता है। वहाँ पे सन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो सारी सन में देखी जाती हैं। तो इसीलिए फायरी प्लैनेट जो है सन एंड मार्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए फर्स्ट हाउस जो है फर्स्ट साइन जो है ये मंगल का होता है और यहाँ पे सन जो है उच्च के रिज़ल्ट देते हैं यानी कि उच्च के हो जाते हैं वो एरीज़ साइन के अंदर। ठीक है? तो लीडरशिप एबिलिटी जो है वो एरीज़ में आती है। तो अगर किसी का सेकंड हाउस में एरीज़ साइन है तो सेकंड हाउस फैमिली का भी है। तो फैमिली को लेके हमेशा लीडिंग करनी है। यानी कि लीडरशिप में बन के रहना है फैमिली के अंदर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली के अंदर लीडर बन के रहना है तो आप तलवार लेके मार-काट चालू कर दो, ऐसा नहीं है। जब भी फैमिली से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, कोई चीज़ों की तो कोई चीज़ अगर करनी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उठानी है, तो हमेशा लीडर बन के रहना है कि हाँ, मैं ये काम करूँगा, हाँ, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मैं निकालूँगा। हाँ, पैसे से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालूँगा। सेकंड हाउस के जो-जो कारकत्व हैं उनको पकड़ के आपने इन चीज़ों को जोड़ना है ना? तुरंत एक्शन लेना है उन चीज़ों को जहाँ पे एरीज़ साइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए अजय देवगन जी का कर्क राशि का लगन है फर्स्ट हाउस में जो है 4 नंबर साइन है और उनके 10th हाउस में एरीज़ साइन आता है। तो आपको देखिए वो जो रहे हमेशा से अपने करियर को लेके फास्ट डिसीज़न मेकर रहे हैं वो, ठीक है? उनका वो इन्फ्लुएंस दिखता है 10th हाउस में जो एरीज़ साइन है। वो उनके करियर में दिखता है, वो उनकी पर्सनैलिटी में नज़र आता है। इसी तरह आप देखिए एमएस धोनी का जो है 6 नंबर साइन लगन में है, यानी कि जो है वर्गो लगन की उनकी पत्रिका है और 8th हाउस में जो है उनका एरीज़ साइन है। अब देखिए 8th हाउस में एरीज़ साइन क्या कह रहा है? फास्ट डिसीजन मेकिंग तो दिखाता ही है ये,
लेकिन 8th हाउस सडन चीज़ें भी है, ठीक है? तो एमएस धोनी की क्वालिटी आप देखिए कि कोई पर्सन लगभग टीम के 19 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट ओवर फाइनल ओवर डालना है और पर्सन एक ऐसे गेंदबाज को लेके आ रहा है जिसका किसी ने उम्मीद नहीं किया और उस गेंदबाज ने विकेट भी निकाले और टीम को जीत भी दिलाई। यानी कि सडननेस भी आ रही है डिसीजन में और डिसीजन भी फास्ट लिया जा रहा है और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिल रहा है। तो देख है ना 8th हाउस का जो क्वालिटी है एरी साइन का एमएस धोनी से टच करता है, मैच करता है। आप जो है नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, तो नरेंद्र मोदी के लगन जो है वो स्कॉर्पियो का है, 8 नंबर साइन लगन में है और 6th हाउस में उनका एरीज़ साइन आता है। अब 6th हाउस किन चीज़ों का है? सर्विस का है, सेवा का है। तो जब भी सेवा से रिलेटेड, जनता से रिलेटेड जो चीज़ें वो करते हैं, वो डिसीज़न जो उनके आते हैं, तो वो फास्ट तो आते ही हैं, लेकिन वो लोगों की भलाई के लिए भी होते हैं। जैसे कि हम बात करें नोटबंदी की अगर बात हुई थी, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्वालिटीज़ बता रहा हूँ। कि कोई भी पर्सन किसी भी जगह कोई भी आपके पास जितने भी चार्ट हैं अगर आप एरीज साइन की क्वालिटी लगाओगे कि जिस भी हाउस में एरीज साइन है तो वो क्वालिटी आपको एकदम मैच करती हुई नजर आएंगी क्योंकि एरीज साइन जिस भी हाउस में है वो कुछ कह रहा है हमसे। अब जैसे कि लिब्रा जो होती है लिब्रा साइन का जो लगन होता है तो फर्स्ट हाउस में अगर लिब्रा है तो सेवेंथ हाउस में आपका एरीज साइन देखने को मिलेगा। तो सेवेंथ हाउस में अगर एरीज साइन है तो सेवेंथ हाउस किस चीजों का है? सेवेंथ हाउस जो है रिलेशनशिप का है, सेवेंथ हाउस जो है हमारे ओन बिजनेस का है, जो हमारे खुद का बिजनेस होता है। तो खुद का अगर कोई बिजनेस करना है तो ऐसे पर्सन को देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि 7 नंबर साइन तो ऑलरेडी लगन में है, ठीक है? तो 1 नंबर जो है वो 7th हाउस में आ जाएगा। अब 7 नंबर लगन में है तो उसका क्या इम्पैक्ट है? उसका हम जब 7 की बात करेंगे, जब लिब्रा की बात करेंगे, तुला राशि की बात करेंगे तो बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी अच्छे बिज़नेसमैन हो सकते हैं तुला वाले। तो उसकी मैं बात करूँगा तुला की राशि तुला की क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 7th हाउस में अगर एरीज़ साइन है, तो 7th हाउस की जो-जो चीज़ें हैं, जो-जो क्वालिटीज़ हैं, देखिए जैसे कि हम ओन बिज़नेस भी 7th हाउस से देखते हैं, तो उसका डिसीज़न भी अगर लेना है तो तुरंत लेना है, आज के आज लेना है। वहाँ पे इम्पेशेंट नहीं होना है। देखिए ये जो है नेगेटिव क्वालिटी है, ये वाली क्वालिटी एक्टिवेट नहीं करनी है। अग्रेसिव होना भी कहीं न कहीं एरीज़ साइन को नेगेटिव करता है। तो जो नेगेटिव क्वालिटी है हमको उनको नहीं उठाना है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको उठाना है। जैसे कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ हमें परफेक्शन भी चाहिए एरीज़ के अंदर। एरीज़ बोलता है कि कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए हमारे पास, कॉन्फिडेंस है भी, भरपूर कॉन्फिडेंस होता है, ताकत भी बहुत होती है, एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा परफेक्शन होने की ज़रूरत है। परफेक्शन भी अगर थोड़ा-सा वो ले आएँगे तो बहुत गज़ब का काम कर सकते हैं ये लोग। डोमिनेटिंग नेचर होता है। अब डोमिनेंस कहाँ होना चाहिए? देखिए 10th हाउस में अगर जैसे कि अजय देवगन का हमने यहाँ पे बात करा, तो 10th हाउस में अगर किसी का एरीज़ साइन यहाँ पे पड़ता है, कब पड़ेगा? जब यहाँ पे कर्क लगन की पत्रिका होगी तो 10th हाउस में एरीज़ साइन आएगा। तो आपका डोमिनेंस दिखना चाहिए आपके कर्म को लेके, आपके करियर को लेके। आपको वहाँ पे 100% देना है। ये जो फुल ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये जो अग्रेसिवनेस की बात कर रहे हैं, ये यहाँ 10th हाउस में नज़र आना चाहिए अगर यहाँ पे एरीज़ साइन। अगर किसी का एरीज़ साइन जो है 9th हाउस में है, तो 9th हाउस किन चीज़ों का है? 9th हाउस हमारे गुरु का है। तो अपना गुरु बनाने के लिए भी डिसीज़न तुरंत लेना है। ये नहीं कि आप सालों-साल सोच रहे हो कि मैं गुरु बनाऊँगा, कोई हमें मिलेगा, कोई ऐसा होगा। जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो भी आपको सही लग रहा है, उसको तुरंत गुरु बनाना है आपने। फादर की सेवा के लिए समय नहीं लगाना है, तुरंत उनकी सेवा करनी है। अगर माइंड में आपके थॉट आया है कि मुझे अपने पिता की कुछ सेवा करनी है, मुझे अपने पिता की कोई हेल्प करनी है, तो तुरंत करनी है। माँ की अगर कोई हेल्प करनी है, 4th हाउस में एरीज़ साइन है, तो तुरंत करना है। जहाँ एरीज़ साइन है, उस चीज़ को तुरंत करना है, देरी नहीं करनी है। पैशनेट रहना है हमेशा, जुनून आपके अंदर दिखना चाहिए एरीज़ साइन जहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का 6th हाउस में एरीज़ साइन है, जैसे कि हमने मोदी जी की बात करी, आप और भी लोगों को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, जिसका भी आपको स्कॉर्पियो का लगन मिले तो 6th हाउस में एरीज़ साइन मिल जाएगा। तो आपको सर्विस को लेके वो पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो जुनून आपके अंदर होनी चाहिए। आप जिस भी फ़ील्ड से जुड़े हुए हो, वहाँ पे जो आप सर्विस दोगे, उसमें आपका वो पैशन दिखना चाहिए। वो फ़ास्ट डिसीज़न मेकिंग दिखनी चाहिए, वो एनर्जी नज़र आनी चाहिए, पूरा 100% देना है वहाँ पे। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलकना चाहिए कि 6th हाउस में मेरा एरीज़ साइन है, राइट? दूसरा, जहाँ पे भी एरीज़ साइन है, वहाँ पे एरोगेंट नहीं होना है, हमें ईगो नहीं दिखाना है वहाँ पे, क्योंकि एरीज़ साइन जो है यहाँ पे सन उच्च का हो जाता है, ठीक है? तो अगर किसी का लगन ही एरीज़ का है और यहाँ पे सन भी आके बैठ गया,
तो आप ऐसे पर्सन में देखोगे बहुत ज़्यादा ईगो आपको देखने को मिलेगा। तो ईगो कुछ केसेस में बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत अच्छा डाइट फ़ॉलो करते हो, आप रेगुलर रूटीन में चलते हो, चीज़ों को फ़ॉलो करते हो सही तरीके से, फिर भी आपको अगर कोई परेशान करता है, कोई बोलता है कि तू मैं बोलता हूँ तो तू ये नहीं खाता है, तू अपने टाइम पे ही खाता है, तू ऐसा ही करता है, तू वैसा ही करता है, तो वहाँ पे अगर आप अपना ईगो दिखा रहे हो कि नहीं, मैं तो इस डिसिप्लिन को हमेशा बरकरार रखूँगा। तो ये जो है, ये डिसिप्लिन जो है, ये पॉज़िटिव ईगो में आएगा। ये नेगेटिव नहीं है। लेकिन कोई पर्सन अगर गलत काम करके भी चिल्ला के बोले कि हाँ, मैंने ऐसा किया है, तुमको जो करना है वो कर लो, तो वो गलत है, वो नेगेटिव हो जाएगा। वहाँ पे ईगो नहीं दिखाना है। अगर आप सही चीज़ों को करके अपना ईगो लोगों के सामने रख रहे हो, वो भी खुद से नहीं चिल्लाना है। ज़रूरत पड़ने पे कि कोई पर्सन आपको ऐसा बोल रहा है तो आपने आंसर किया सामने से। तो आपके अंदर सामने वाले को लगा कि भाई बहुत ईगो है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा अहंकार है, तो ठीक है, अच्छी चीज़ों को लेके अहंकार होना भी चाहिए। वहाँ पे सन अगर आपका एरीज़ में बैठा है और आप अच्छी चीज़ों को लेके अगर वो ईगो रख रहे हो, तो वो ईगो बुरा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड हाउस में अगर एरीज़ साइन है, तो हमें पैसे को लेके ईगो नहीं रखना है, फैमिली को लेके ईगो नहीं रखना है, वॉइस पे अपने कंट्रोल रखना है, वॉइस में आपके ईगो नहीं दिखना चाहिए। तो फास्ट डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, जहाँ भी एरीज़ साइन है, वहाँ से रिलेटेड चीज़ों में या जो भी प्लैनेट है, वो प्लैनेट जिस भी हाउस का लॉर्ड बन के आया हुआ है, उन चीज़ों को लेके कभी भी आपको फास्ट डिसीजन लेना है, लेकिन एक चीज़ को हमेशा पकड़ के चलना है, परफेक्शन ज़रूर होना चाहिए। बहुत ईगो नहीं रखना है, मी फर्स्ट, मैं की दुकान नहीं बननी है और साथ ही साथ शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है उन चीज़ों को लेके जहाँ पे एरीज़ साइन है। अब जैसे कि हमने बात करी एरीज साइन के अंदर सन जो है उच्च का हो जाता है और सैटर्न जो है नीच का हो जाता है, ठीक है? तो एक प्लैनेट तो बहुत कम्फर्ट ज़ोन में है क्योंकि सूर्य के लिए तो सिंहासन हो गया ना एरीज साइन, तो वो तो बहुत कम्फर्ट ज़ोन में है। लेकिन सैटर्न जो है, सैटर्न का सिंहासन जो है 7th हाउस में है, लिब्रा साइन में। ठीक है? अकॉर्डिंग टू कालपुरुष चार्ट। तो यहाँ पे सैटर्न जो है नीच का हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए कि सन जो है पिता हैं और सैटर्न जो है पुत्र हैं। तो पिता-पुत्र की जोड़ी है लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनती। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, सन के अंदर भी डिसिप्लिन है और सैटर्न के अंदर भी डिसिप्लिन है। तो एरीज़ साइन वाले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि एरीज़ साइन जहाँ भी है, जिस भी हाउस में है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10th हाउस में अगर एरीज़ साइन है, तो इन चीज़ों को लेके आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न और सन हो या ना हो, लेकिन एरीज़ साइन जहाँ जाएगा, वहाँ सैटर्न और सन का इन्फ्लुएंस भी दिखेगा आपको। सैटर्न वाली चीज़ों को हमें फॉलो नहीं करना है, उन चीज़ों को हमें स्लो नहीं होना है, तुरंत डिसीज़न लेना है और डिसिप्लिन में रहना है। सैटर्न वाली चीज़ अगर फॉलो करनी है, तो सैटर्न के पास डिसिप्लिन है, उसको लेके चलना है। सन के पास डिसिप्लिन है, उसको लेके चलना है। डिसिप्लिन अगर हम पकड़ के चलेंगे तो डिसिप्लिन अगर हम एरीज साइन जहाँ भी है उस चीज़ में अगर हम डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम सन को भी बैलेंस रखेंगे और साथ ही साथ सैटर्न को भी हम बैलेंस रखेंगे। अब सन हमारी इम्यूनिटी को भी दिखाता है, तो अगर फर्स्ट हाउस में किसी का एरीज साइन है तो अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही करना है, ड्रेसिंग सेंस पे काम करना है क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारे ड्रेसिंग सेंस को भी दिखाता है। और अकॉर्डिंग टू बीएनएन अगर हम देखें भृगुनंदी नाड़ी तो मंगल जो है बॉडी का कारक होता है, हमारे शरीर का कारक होता है। तो मंगल का भी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, सन का भी इन्फ्लुएंस है। सन जो कि हमारी आत्मा को दिखाता है, हमारी सोल को दिखाता है और साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को भी दिखाता है। तो यहाँ पे इतने प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस होने की वजह से हमें जो है डिसिप्लिन में रहना है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि एरीज़ साइन जिस भी हाउस में है, वहाँ आपके अंदर डिसिप्लिन चाहिए, वहाँ आपको फ़ास्ट डिसीज़न लेना है, तुरंत डिसीज़न लेना है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सोचते नहीं रहना है आपको। अब जब इसमें हम डीप जाते हैं, तो एरीज़ साइन जहाँ भी है या एक स्कॉर्पियो साइन जहाँ भी है, उनका इम्पैक्ट क्या होगा, कैसा होगा, वो मंगल कहाँ बैठा है, किस नक्षत्र में है, किस हाउस में है, किस राशि में है, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, उससे पता चलता है चीज़ें क्या होंगी। लेकिन जहाँ भी एरीज़ साइन होगा, एरीज़ की ये क्वालिटीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।